अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस मोहम्मद इकबाल भाबा खैर फ्रॉम तबानीस। अच्छा, आज हमने डिस्कस करना है सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम की टाइप्स को। अच्छा, मैं ऑलरेडी आपको सुपरवाइज, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग के टाइप एक अलग वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आज हमने जो मेन फोकस करना है वो टाइप्स ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग है। हमारी बुक के अंदर 5 किस्म की, बल्कि 6 किस्म की टाइप्स है। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहली हमारे पास जो है वो है लीनियर। थोड़ा सा मैं अपनी इसको घुमा दूं भाई। यस, तो पहला हमारे पास है लीनियर रेग्रेशन। ठीक। दूसरा हमारे पास है लॉजिस्टिक रेग्रेशन। ठीक। तीसरा हमारे पास है डिसीशन ट्री। ठीक है। चौथा हमारे पास है एस वी एम, सपोर्ट वेक्टर मशीन। पांचवा हमारे पास है के एन एन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है सिक्स्थ इज रैंडम फॉरेस्ट। ये 6 टाइप्स है सुपरवाइज लर्निंग की। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सुपरवाइज लर्निंग का मतलब हमारे पास वो लर्निंग, मशीन लर्निंग की वो लर्निंग जिसके अंदर हमारे पास जो मॉडल होता है वो लेबल डेटा होता है। यानी कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग हम अपने मॉडल को बता देंगे कि भाई हमारे पास ये लेबल डेटा है जिसका लेबल ये है, और हम इसको ट्रेन करेंगे। और यानी कि इनपुट जब हम इसको दे रहे होंगे तो आउटपुट जो है वो नोन होगा, उसको पता होगा कि भाई ये आउटपुट है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, इसको मैं आपको समझा भी देता हूँ कि मैं इसको बता दूंगा कि भाई ये मेरे पास जो है ना वो लेबल डेटा है जो कि आपकी बुक के अंदर भी गिवन है। फॉर एग्जांपल दिस दिस दिस। ठीक है। और मैं इसको बता दूंगा कि भाई इसको मैं सर्कल कहूँगा, इसको मैं रेक्टेंगल कहूँगा, इसको मैं ट्रायंगल कहूँगा, और इसको मैं स्क्वायर कहूँगा। ये मैं इसको पहले ही बता दिया है कि भाई ये चीज़ है, तो इसको हम लेबल डाटा कहते हैं, याद रखिएगा सुपरवाइज लर्निंग के अंदर। अब इसके अंदर 6 किस्म की चीज़ें हैं: लीनियर, लॉजिस्टिक, डिसीजन, एसवीएम, केन एंड रैंडम फॉरेस्ट। एक एक करके समझते हैं एग्जांपल के साथ। लीनियर रिलेशनशिप का, लीनियर रिग्रेशन के अंदर याद रखिएगा हमारे पास ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है। ठीक है। लीनियर रिग्रेशन हमारे पास अगर एग्ज़ाम में आता है आपके पास, सिंपल एल्गोरिथम है। सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना है। ठीक है। दूसरा आपने दिमाग में रखना है कि ये रिलेशनशिप के ऊपर काम करेगा। ठीक है। ये काम करेगा रिलेशनशिप के ऊपर बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये दो वेरिएबल के ऊपर काम करेगा। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग मैंने सही लिख दी है, इंडिपेंडेंट, हाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो है ना वो एक चीज़ और है जो कि इसको लॉजिस्टिक से भी डिफरेंट करती है। ये हमेशा एक नंबर प्रेडिक्ट करेगा। ये हाँ या ना में जवाब नहीं देगा, ये नंबर प्रेडिक्ट करेगा। ये आपने मेन चीज़ दिमाग में रखनी है जो कि इसका की डिफरेंस है बाकियों से। ये एक नंबर प्रेडिक्ट करेगा। ठीक है। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि क्या आप बात करना चाह रहे हैं। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। एक सपोज कर लेते हैं, हम सपोज करते हैं सर कि एक बैंक है, वो ये प्रेडिक्ट करना चाह रहा है कि भाईजान मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट कितना है मेरे कस्टमर का। एक बैंक है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट निकालना चाह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट निकालना चाह रहा है। अच्छा, निकालेगा कैसे? बैंक के पास पास्ट का कस्टमर का डाटा होगा ना। ठीक है ना, पास्ट कस्टमर डाटा होगा। ठीक है ना, और वैल्यूज़ भी होंगी उस डाटा की। अब हम क्या करेंगे सर, हम उस डाटा को फॉर एग्ज़ाम्पल 2 तरह से करते हैं कि मान लीजिए हमने कहा कि भाई सेफ का मतलब है 0 और रिस्क का मतलब है 1, फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है। और हमने एक मॉडल क्रिएट करा, एक इक्वेशन हमने क्रिएट करी, और मान लीजिए कि वो एक कुछ एल्गोरिथम है, एक इक्वेशन है जिसके ज़रिए हमारे पास मान लीजिए एक आंसर आ गया, एक स्कोर आ गया हमारे पास, और वो स्कोर आ गया मान लीजिए 0.35। एक इक्वेशन में हमने डाली चीज़ें
और हमारे पास स्कोर आ गया 0.35। सर आपने इक्वेशन में जो चीज़ डाली वो क्या डाली? मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक कस्टमर है, कस्टमर डी मान लीजिए। अब वो कस्टमर डी की जो इनकम है, जो मेरे पास अभी रिसेंट कस्टमर आया उसकी इनकम है वो है 1,30,000, और उसकी कस्टमर के पास जो डेट है वो है 1,00,000, और उस कस्टमर की जो एज है वो है 38। अब ये जो चीज़ है ना, ये मेरे पास एक रीसेंट डाटा आया कस्टमर डी का, ठीक है, ये रीसेंट डाटा आया कस्टमर डी का। इसका मतलब ये है कि मैं क्या करूँगा, बैंक क्या करेगा, बैंक इस कस्टमर डी के डाटा को डालेगा किस में, सिस्टम में। सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इक्वेशन होगी, और इक्वेशन के अंदर हम इस डाटा को इनपुट करेंगे। सिस्टम के पास कस्टमर ए का, कस्टमर बी का और कस्टमर सी का डाटा ऑलरेडी होगा, और ये ट्रेंड भी होगा, है ना, ट्रेंड होगा ना ये। तो हमने क्या किया, कस्टमर डी के डाटा को डाला और पूछा बताओ इक्वेशन में कि हमारे पास तुम पिछले कस्टमर ए बी सी के डाटा की बेसिस के ऊपर कस्टमर डी की करंट इनकम और डेट और एज को देखकर बताओ उसको क्या स्कोर देते हो। तो मान लीजिए वो हमें ये स्कोर निकाल के देता है कि भाई मैं आपको देता हूँ 0.35। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये शायद बताना चाह रहा है हमें कि आपके पास इस कस्टमर के डिफ़ॉल्ट का जो रिस्क है वो 35% है। लेकिन इसने ये कैसे निकाला, उसने एक तो इसके पास कस्टमर का पुराना डाटा, नंबर 1, नंबर 2 इसके पास होगी इक्वेशन, और इस इक्वेशन में इसने डाला होगा और उस इक्वेशन में ये आंसर आ गया होगा। अब इक्वेशन आपको जानने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में अगर कोई एक चीज़ आ रही हो तो मैं सिर्फ ये बता देता हूँ आपको कि एक इक्वेशन इस तरह की हो सकती है कि डिफ़ॉल्ट स्कोर इज़ इक्वल टू फॉर एग्ज़ाम्पल ए प्लस बी 1, फॉर एग्ज़ाम्पल इनकम प्लस बी 2, आपके पास आ गया डेट प्लस बी 3, वेरिएबल ले रहा हूँ, ये हमारे पास आ गई एज, और हमें आप स्कोर बता दो। इस तरह की कोई ऐसी इक्वेशन हो सकती है, और ये इक्वेशन काम करेगी बेस्ड ऑन द प्रीवियस कस्टमर डाटा, और आपको एक स्कोर निकाल के दे देगी। देखिए इसने क्या निकाल के दिया, इसने आपको एक नंबर निकाल के दिया, भले परसेंटेज की सूरत में, लेकिन एक नंबर निकाल कर दिया, और हमारे पास डेटा लेबल था, और इसको हम लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। क्लियर हो गई बात, डन हो गया सर। अब आते हैं सर लॉजिस्टिक पे। लॉजिस्टिक क्या कहती है, और लॉजिस्टिक जो है वो किस तरीके से डिफरेंट है लीनियर से। देखिए लॉजिस्टिक जो है ना बच्चा लोग, लॉजिस्टिक आपको नंबर नहीं देगी, बल्कि लॉजिस्टिक आपको यस और नो में आंसर देगी। क्लियर हो गई बात, लॉजिस्टिक आपको यस और नो में आंसर देगी। और दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि लॉजिस्टिक आपको यस और नो के अंदर आंसर देगी। दूसरी बात, लॉजिस्टिक आपको प्रोबेबिलिटी पे भी आंसर दे सकती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब 0 और 1 के दरमियान का भी आंसर हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, सेम एग्जांपल लेने के बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन की इक्वेशन के अंदर हम सेम डाटा कस्टमर का, जिसकी इनकम कितनी मैं बता रहा था आपको 1,30,000 और डेट कितना था 1,00,000 और एज 38, सेम डाटा उठाकर अगर मैं इक्वेशन में डालूँ तो मेरे पास मान लीजिए आंसर आ रहा होगा, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आंसर आ रहा होगा मान लीजिए 0.42। ये 0.42 है, ये 0 और 1 के दरमियान में ही आपको हमेशा आंसर देगा, या यस और नो में आंसर देगा। अब 0.42 का मतलब ये हो गया कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा कट ऑफ परसेंटेज जो है वो है 0.5, ठीक, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कंपेयर करूँगा कि प्रोबेबिलिटी जो है, मेरी जो प्रोबेबिलिटी है जो कि 0.42 है, वो कम है किससे, 0.5 से। तो मैं क्या कहूँगा कि कस्टमर डी को आप लोन दे दो, डी शुड बी गिवन लोन, यानी कि अप्रूव्ड हो गया, केस अप्रूव्ड हो गया। तो ये यस और नो में बात करेगा, देना है या नहीं देना,
और ये देना है और नहीं देना की जो बेसिस है वो प्रोबेबिलिटी डिसाइड करेगी और किस तरह डिसाइड करेगी मैंने आपको बताया। ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसके अंदर कोई नंबर नहीं आएगा कि भाई कितने % चांसेस हैं डिफ़ॉल्ट होने के। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में सिंपल आएगा कि भाई हाँ या ना। आपकी बुक के अंदर एक और बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है ईमेल स्पैम की। गूगल के पास जो ईमेल्स आती हैं वो ये चेक करता है कि पर्टिकुलर ईमेल जो है वो स्पैम है या नहीं है। अगर वो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगी, जिस क्राइटेरिया पे एक नॉर्मल इनबॉक्स के अंदर ईमेल चली जानी चाहिए, यानी कि वो स्पैम नहीं है, तो उसको नॉर्मल में फेंक देगा। लेकिन अगर पास डाटा की बेसिस के ऊपर वो पर्टिकुलर ईमेल स्पैम है तो वो उसको स्पैम में डाल देगा, यानी कि या तो एक्सेप्ट कर लेगा या रिजेक्ट कर लेगा। तो स्पैम ईमेल भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ही पार्ट है। ये हो गया आपके पास 2 एग्जाम्पल, दोनों लेबल डाटा पे। अब तीसरी बात करते हैं सर। तीसरा हमारे पास जो है ना बेटा वो है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्या करता है ये भी समझ लेते हैं सर। डिसीजन ट्री जो है ना वो ये करता क्या है। डिसीजन ट्री इफ़ एल्स के रूल्स पे चलता है। किसके रूल्स पे? इफ़ एल्स के रूल्स पे चलता है। मैं आपको पहले इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखें, ये है डिसीजन ट्री, ये पूरा डिसीजन ट्री है। आप इसमें देखिए ना इसके अंदर कोई यस नो का जवाब है, ना इसके अंदर जो है वो कोई प्रोबेबिलिटी है। ये भी लेबल डाटा, ये भी सुपरवाइज लर्निंग है, लेकिन ये यस और नो पे चलेगा। फॉर एग्जांपल बजट डिफाइंड है, हाँ यस है तो नोन चैम्पियन फॉर इट, इसका यस होगा तो यहाँ तक आएगा, नो होगा तो ये आएगा, फिर इसका यस होगा तो यहाँ तक आएगा, नो होगा तो यहाँ तक आएगा, इसका यस होगा तो ये है, नो होगा तो ये है, फिर इसका यस होगा तो ये है, नो होगा तो ये है, नो होगा तो लीव इट अलोन है। डिफाइंड बजट है ही नहीं तो अल्टरनेटिव फंडिंग, फिर यस सॉर्ट आउट फंडिंग, नो लीव इट अलोन। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक प्रोजेक्ट के या एक पर्टिकुलर कस्टमर के मल्टीपल चॉइसेस और मल्टीपल वेरिएबल्स और हर वेरिएबल के अंदर इफ़ एल्स ये है तो ये करो, ये नहीं है तो ये करो, ये है तो ये करो, ये नहीं है तो ये करो, तो हमें डिसीजन ट्री बनाना पड़ता है। और ऐसे को हम क्या कहते हैं, इसमें इस केस के अंदर हम डिसीजन ट्रीज़ को लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल लेते हैं कस्टमर की जिसके अंदर इनकम और डेट आ रहा था। अब वो क्या कहेगा सर, वो ये कहेगा कि सर डिसीजन ट्री कैसे देखेगा, क्या मान लीजिए कि क्या डेट 1,30,000 से ज़्यादा है? अगर हाँ, इफ़ यस तो भाईजान ये रिस्की है, और अगर नो तो भाईजान ये सेफ है। ये डिसीजन ट्री देख रहा होगा। क्लियर हो गई बात? इसी तरीके से वो ये देखेगा, यानी कि एक तो डिसीजन डेट के हवाले से देगा, दूसरा देखेगा इनकम, कि क्या इनकम 1,00,000 से ज़्यादा है। ठीक है, एक हमने डिफाइन बिठाया हुआ है ना, लेबल डाटा ना, तो पीछे से डाटा बैकअप पे हमने बिठाया हुआ है क्या इनकम 1,00,000 से ज़्यादा है। अगर यस तो सेफ है, और अगर नो तो रिस्की है। हाँ क्या ना? अब अगर हम फॉर एग्जांपल डी के डाटा को हम देख रहे थे जिसकी इनकम ही, और इनकम कितनी थी भाई, डी के डाटा की इनकम कितनी थी हमारे पास लिखा हुआ था ना हमने, कितना डाटा इनकम थी 1,30,000 और डेट था 1,00,000। अब डी का जो था इनकम थी 1,30,000, ठीक है, और डेट था हमारे पास 1,00,000 के लगा देता हूँ इधर। तो क्या डी सेफ है या नहीं है? तो अब मुझे बताएं कि क्या डी जो है वो हमारे पास इस रूल के हिसाब से, ये जो हमारे पास रूल्स लगे हुए हैं जो ऑलरेडी हमारे पास लेबल डाटा के अंदर लगे हुए होंगे, क्या मुझे बताएं डी सेफ है या नहीं है? 100% डी सेफ है। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि इनकम जो है ना वो 1,00,000 से ज़्यादा होनी चाहिए तो सेफ़ है, तो मेरी तो 1,30,000 है। और ये कहता है कि डेट अगर 1,30,000 से ज़्यादा है तो रिस्की है, वरना सेफ़ है, तो मेरा तो डेट 1,00,000 है, 1,30,000 से ऊपर तो है ही नहीं, तो डी सेफ़ है। तो ये इस तरीके से डिसीशंस को जब 2 वेरिएबल्स हों और उसके अलावा उसके अंदर इफ़ एल्स की कंडीशंस आ रही हों तो ये यहाँ पे जा रहा होता है, उसके अंदर कोई फार्मूला नहीं होता, और ये नॉन लीनियर बाउंड्री कहलाता है, नॉन लीनियर बाउंड्री। तो दैट्स द डिसीजन ट्री जिसको आपको समझना चाहिए। अब हम आते हैं सर अपने चौथे इसके ऊपर, उसको हम कहते हैं SVM। SVM मतलब सपोर्ट वेक्टर मशीन। अब इसको समझने से पहले भी हम एक काम करते हैं, हम इसकी एक डायग्राम ले लेते हैं
कि सर वेक्टर मशीन की डायग्राम कैसी दिखती है। आइए देखिए, ये सपोर्ट वेक्टर मशीन की डायग्राम है। इसको पहले समझ लेते हैं। पुराने डाटा को जब हम अपने सिस्टम के अंदर डालेंगे और हम कहेंगे कि भाई हमें सपोर्ट वेक्टर मशीन लेनी है, तो आपका डाटा फॉर एग्जांपल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक ये डाटा, एक ये डाटा। मान लीजिए ये वो डाटा है जो सेफ़ है और ये वो डाटा है जो रिस्की है, यानी कि इनको लोन नहीं देना और इनको लोन दिया जा सकता है बेस्ड ऑन इनकम, एज, प्रोफाइलिंग। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है सर? अब हम क्या करेंगे सर, ये जो हमने डाटा को अलग अलग कर दिया, ठीक है, हमने जो डाटा को अलग अलग कर दिया, अच्छा मैंने उल्टा कह दिया आपको, ये नेगेटिव हाइपर प्लेन है, तो समझ लें, थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये जो है ना ये सेफ़ है और ये जो है ना ये रिस्की है। जो रिस्की होता है ना इसको हम यूजुअली नेगेटिव हाइपर प्लेन कहते हैं और जो सेफ़ होता है ना इसको हम पॉजिटिव हाइपर प्लेन कहते हैं, यानी कि ये सेफ़ लोग हैं। अच्छा, अब आपने ये देखा और आप देख भी रहे होंगे कि इन दोनों को ये जो लाइन अलग कर रही है ना, ये वाली जो लाइन इसको अलग कर रही है, इस लाइन को मैं मार्जिन कहता हूँ। ठीक है, ये लाइन मेरी क्या है, ये मेरे पास मैक्सिमम मार्जिन हाइपर प्लेन की लाइन है जो कि सेफ़ को रिस्की कस्टमर से अलग कर रही है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऐसा कस्टमर, जैसे अभी मेरे पास डी आया, मेरे पास कोई आता है कस्टमर, मान लीजिए एक्स। अगर एक्स यहाँ फॉल कर रहा होगा तो मैं इसको लोन दे दूँगा, अगर एक्स यहाँ फॉल कर रहा होगा तो मैं इसको नहीं दूंगा। लेकिन इस दोनों डाटा के अंदर एक ख़तरनाक किस्म की लाइन, एक डाटा है, और वो ये देखें, ये डाटा है, ये आप लोग देख रहे हैं, एक डाटा पॉइंट ये है, एक डाटा पॉइंट ये है। अब ये वो कस्टमर्स हैं जो मतलब ना सेफ़ है ना रिस्की है। आर यू गेटिंग माय? यानी कि ये बॉर्डर लाइन पर है। अगर आप देखें ये बॉर्डर लाइन पर है। इन बॉर्डर लाइन कस्टमर्स को मैं सपोर्ट वेक्टर्स कहता हूँ। आप देखिए इसने सपोर्ट वेक्टर की लाइन कहाँ निकाली है। ये जो है ना मेरे ये मेरे कौन है, ये मेरे सपोर्ट वेक्टर्स हैं दोनों जगह पे। या लाइन यहाँ पे भी जा रही है, लाइन यहाँ पे भी जा रही है, ये मेरे सपोर्ट वेक्टर्स हैं। अब सपोर्ट वेक्टर का मतलब ये होता है भाई, सपोर्ट वेक्टर का मतलब ये है कि ऐसा कस्टमर, सपोर्ट वेक्टर का मतलब ये है कि ऐसा कस्टमर, लिख देता हूँ मैं आपको। सपोर्ट वेक्टर का मतलब है कि ऐसा कस्टमर का डाटा पॉइंट, नॉट एक्चुअली कस्टमर का डाटा पॉइंट जो कि बिल्कुल बाउंड्री पर हो। ठीक है, सपोर्ट वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि एट बाउंड्री पर हो और थोड़ा सा भी इनका इनकम या कोई भी वेरिएबल चेंज होगा तो ये 100% रिस्की बन सकते हैं या 100% सेफ बन सकते हैं। ये मेरे लिए सपोर्ट वेक्टर है। सपोर्ट वेक्टर इसलिए है क्योंकि यही डिसाइड कर रहे हैं कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है बीच की, ये किस तरीके से ये जो लाइन है ना, ये कितनी मार्जिन के ऊपर होगी। तो ये याद रखिएगा कि सपोर्ट वेक्टर के अंदर हमारे पास सपोर्ट वेक्टर वो कस्टमर का डाटा पॉइंट है जो बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर होता है कि नहीं। अब फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास कस्टमर मान लीजिए ए है, बी है, और हमारे पास कस्टमर मान लीजिए सी है। ठीक है, ए बी सी। यहाँ पे इसका मैं लिखता हूँ इनकम, यहाँ पे मैं इसकी लिखता हूँ डेट। अब कस्टमर ए की इनकम मान लीजिए है 3 लाख और उसका डेट है 10,000। ठीक है, कस्टमर बी की जो इनकम है ना वो है 50,000 और इसका जो डेट है ना वो है 2 लाख। ठीक है, कस्टमर जो सी है ना उसकी इनकम है 1,20,000 और इसका है 1,10,000। अब अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें तो कस्टमर ए जो है ना वो क्लियरली सेफ़ है बेस्ड ऑन दी वेक्टर। ये क्लियरली सेफ़ है क्योंकि इसका डेट बहुत कम है और उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है। तो अगर ऐसा मेरे पास कोई डाटा आता है तो मैं इसको लोन दे दूँगा, अप्रूव कर दूँगा। कस्टमर बी अगर आप देखें तो ये क्लियरली रिस्की है, ये क्लियरली रिस्की है। क्यों? क्योंकि भाई इसकी इनकम तो आप देखें तो इसकी इनकम 50,000 है और डेट 2 लाख है, तो ये क्लियरली रिस्की है। लेकिन सी को अगर आप देखो तो यार ये जो सी है ना ये बॉर्डर लाइन पर है,
ये क्यों बॉर्डर लाइन पर है कि इसकी इनकम और उसका डेट तो देखो करीब करीब है। तो ये जो कस्टमर होगा ना, इसको मैं सपोर्ट वेक्टर कहूँगा, सपोर्ट वेक्टर। ये इस कस्टमर को मैं क्या कहूँगा, सपोर्ट वेक्टर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई ये जो कस्टमर सी है ना, ये ना रिस्की है ना ये सेफ है कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसकी इनकम ड्रॉप हो गई, मैं कस्टमर सी को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इफ़ इनकम ड्रॉप्स, अगर इसकी इनकम मज़ीद ड्रॉप हो जाती है तो कस्टमर सी क्या हो जाएगा, कस्टमर सी 100% रिस्की हो जाएगा। और अगर इसका डेट रिड्यूस हो जाता है, इफ़ डेट ड्रॉप्स, अगर इसका डेट ड्रॉप हो जाता है तो ये 100% सेफ हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसकी क्लासिफिकेशन बड़ी सेंसिटिव है। मैं क्या कहूँगा कि इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो बड़ी क्या है भैया, बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना वो क्लासिफिकेशन सेंसिटिव है। तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि जो सी है ना वो बाउंड्री के बड़ी क्लोज है। तो मैं इन अदर वर्ड्स ये भी कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर सी ना होता, अगर सी ना होता ना, इफ़ सी डिड नॉट एग्जिस्ट, इसको यूँ भी सोचो, अगर सी ना होता तो क्या लगता है कि ये जो बाउंड्री लाइन है मेरी, जिसको मैं मार्जिन कह रहा था, ये जो बाउंड्री लाइन है जिसको मैं मार्जिन कह रहा था, आपको क्या लगता है कि वो शिफ्ट होता, बिल्कुल शिफ्ट होता। सिर्फ इस सी की वजह से ये क्या हो रहा है, इसकी जो लाइन है ना वो इस ऐसी आ रही होगी जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये सी ना होता तो मार्जिन और बढ़ जाता, लाइन और बढ़ जाती। तो ये दिमाग में रखिएगा भाई कि अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डाटा आता है, लेट सपोज़ कोई भी एक कस्टमर का डाटा आता है हमारे पास, है ना, तो अगर उसका डाटा पॉइंट ए से मिल रहा है तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर उसका डाटा पॉइंट बी से मिल रहा है तो उसको इजीली रिजेक्ट है। लेकिन अगर उसका डाटा पॉइंट फॉर एग्जांपल कस्टमर डी का अगर फॉर एग्जांपल डाटा पॉइंट जो है वो सी से मिल रहा है, सी से मैच कर रहा है, तो भाईजान ये बड़ा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नीड केयरफुल कंसिडरेशन देनी पड़ेगी। क्योंकि भाई ये ना रिजेक्शन में आएगा और ना ही ये एक्सेप्टेंस में आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा भाई ये डिफ़िकल्ट केस है। अगर डी का प्रोफाइल सी के साथ मैच कर गया तो ये डिफ़िकल्ट केस है। क्लियर हो गई बात। तो एसवीएम खाली एक सवाल करता है, एसवीएम जो है ना वो एक सवाल करता है भाई कि सारे कस्टमर में से अमंगस्ट ऑल हु आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू क्लासीफाई, ये इसका सवाल है। हु आर मोस्ट डिफ़िकल्ट टू क्लासीफाई, ये इसका सबसे मुश्किल एक सवाल है। क्यों? क्योंकि जो डिफ़िकल्ट है ना वही वेक्टर बनाएगा और मॉडल उसके अराउंड घूमेगा। तो दैट्स इट एज फार एज द एसवीएम इज़ कंसर्न। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सर, हमारे पास एक और मॉडल है जिसको हम कहते हैं KNN। KNN का मतलब नियरेस्ट नेबर। अब ये नियरेस्ट नेबर क्या चीज़ है, KNN क्या करता है, KNN को एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कस्टमर ए है, बी है, सी है, ठीक है। और कस्टमर ए का जो डाटा है वो मान लीजिए 3 लाख इसकी इनकम है और इसका जो डेट है ना वो है 10,000, ठीक है। बी का जो हमारे पास डाटा है ना उसकी 50,000 इनकम है और इसका जो डेट है ना वो है 2 लाख, ठीक है। और सी जो हमारे पास है ना उसका है 1,20,000 और इसका जो डेट है वो है 1,10,000। मेरे ख्याल से मैंने सेम डाटा तो कॉपी नहीं कर दिया, बताइए। मैंने सेम डाटा कॉपी किया, यही डाटा है, दैट्स एग्जैक्टली द डाटा जो ऊपर वाले में डाटा है, ठीक है। हमने यही वाली बात करी। अब हमारे पास कस्टमर डी आता है। अब सोचिएगा KNN के अंदर होगा ये, कस्टमर डी आया, कस्टमर डी की इनकम कितनी थी भाई, 1,30,000 जो ओरिजिनल हमारे पास थी, जो जहाँ से हमने ये हैंड आउट स्टार्ट किया था, 1,30,000 की इनकम थी। और इसका जो डेट था वो कितना था, 1 लाख। अब KNN क्या करेगा, वो कहेगा नियरेस्ट नेबर।
केएनएन क्या करेगा कि वो ये देखेगा कि भाई ये बताएं कि कस्टमर डी का जो डाटा है ना, ये नियरेस्ट किसके साथ फॉल कर रहा है। अगर आप टेक्निकली सोचो तो बी के साथ क्या फॉल कर रहा है, सोचें अगर आप बी के साथ, नहीं सर बी के साथ तो नहीं कर रहा, बी तो बहुत दूर है, फार है। क्या क्या सी क्या क्या ए के साथ कर रहा है, सर ए के साथ तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ए तो 3 लाख की इनकम है, ये हाजी साहब 1,30,000 की इनकम है, वेरी फार। लेकिन क्या सी के साथ कर रहा है, हाँ सर क्लोज सी के साथ है। तो क्लोजेस्ट जो मेंबर है, जो नेबर है डी का, ये डी का डाटा है ना, कस्टमर डी, ये किसके साथ मैच कर रहा है, सी के साथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि क्या सी जो है सेफ है कि नहीं है। ओनली नियरेस्ट नेबर मैटर्स। अगर हमारे केस के अंदर अगर सी सेफ नहीं है तो फिर डी भी सेफ नहीं है। हमारे केस के अंदर क्या सी सेफ है, नहीं सर सी तो सेफ नहीं है, सी तो सेफ नहीं था ना। तो क्या डी सेफ होगा, तो फिर डी भी सेफ नहीं है। तो हम नियरेस्ट नेबर को दिमाग में रख कर क्या करेंगे, हम दिमाग में रख कर फैसला करेंगे। इसी तरीके से इसमें एक और तरीके से भी फैसला होता है। एक नियरेस्ट होता है और एक मेजॉरिटी के हिसाब से भी होता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि अगर ए सेफ है, फॉर एग्ज़ाम्पल बी रिस्की है, फॉर एग्ज़ाम्पल सी सेफ है, तो भाई मेजॉरिटी में कितने सेफ हुए। अगर हम मेजॉरिटी की बात करें तो मेजॉरिटी में हमारे पास जो सेफ हुए वो हुए 2 और रिस्की कितने हुए, वो हुआ 1। तो फिर डी को मैं क्या क्लासीफाई करूँगा, सेफ, क्योंकि मेजॉरिटी सेफ है। तो ये मेजॉरिटी की बेसिस के ऊपर, और जो वो है नियरेस्ट नेबर का मतलब करीब तरीन, तो अगर वो सेफ नहीं तो ये भी सेफ नहीं। तो मेजॉरिटी की बेसिस के ऊपर और नियरेस्ट नेबर की बेसिस के ऊपर हम डिसाइड कर रहे होते हैं। ठीक है सर, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया सर, हमने लॉजिस्टिक पढ़ लिया, लीनियर पढ़ लिया, डिसीजन ट्री पढ़ लिया, सपोर्ट वेक्टर पढ़ लिया, केएनएन पढ़ लिया। अब हमारे पास लास्ट है सर रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट दिखता कैसे, पहले तो ये देखें। रैंडम फॉरेस्ट का सिंपल मतलब ये है कि सर मल्टीपल डिसीजन ट्रीज, अगर हमारे पास एक डिसीजन ट्री नहीं बल्कि मल्टीपल डिसीजन ट्री, देखिए ये एक डिसीजन ट्री, ये दूसरा डिसीजन ट्री और ये तीसरा डिसीजन ट्री, हमारे पास मल्टीपल अगर डिसीजन ट्रीज होंगी ना तो हम इसको रैंडम फॉरेस्ट कहते हैं। समझ आ रही है बात की नहीं आ रही सर, क्या मतलब हुआ सर, एग्जाम्पल देते हैं। देखिए अभी तक मैं इनकम को डेट के साथ कंपेयर कर रहा था और मेरा डिसीजन ट्री बन रहा था, लेकिन क्या ज़रूरी तो नहीं ना कि हम इनकम को डेट के साथ ही कंपेयर करें। हम इनकम को एज के साथ भी तो कंपेयर कर सकते हैं। हम इनकम को डेट को भी एज के साथ कंपेयर कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ सर, एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझ में आ जाएगी सर। एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डाटा है, जो शुरू का हमारे पास डाटा था कस्टमर डी का, उसकी इनकम थी 1,30,000, उसका डेट था 1 लाख और उसकी एज हमने बताई थी 38 साल की थी। सही है। तो सबसे पहले डिसीजन ट्री क्या चेक करेगा, ट्री नंबर 1 चेक करेगा क्या, हाँ भाई क्या इनकम 1 लाख से ज़्यादा है, ठीक। क्या डेट फॉर एग्जांपल 1,20,000 से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल डिसीजन ट्री है ना। तो अगर यस इनकम 1 लाख से ज़्यादा, और डेट 1,20,000 से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल अगर यस है फॉर एग्जांपल तो सेफ है, नो है तो रिस्की है। ठीक है। तो अब हमारे केस के अंदर देखा जाए, हमारे केस के अंदर ये समझ लें एक रूल हमने लगा दिया। हमारे केस के अंदर क्या हो रहा है, हमारे केस के अंदर जो इनकम है वो कितनी है भैया, 1,30,000। ठीक है। तो सर ये तो सेफ़ हुआ, हाँ बिल्कुल सेफ़ है, यस है, ये तो सेफ़ हुआ। और डेट जो हमारे केस में है वो तो हमारे पास सर 1 लाख है। ठीक है। तो अगर टेक्निकली देखा जाए
तो डेट जो हमारे पास 1 लाख है वो 1,20,000 नहीं है, तो सरकार देखा जाए तो ये भी सेफ़ हुआ। तो ट्री 1 क्या कह रहा है? ट्री 1 कह रहा है कि भाई ओवरऑल रिज़ल्ट सेफ़ है। इसी तरीके से अगर हम ट्री 2 की बात करें, अब ट्री 2 क्या करेगा सर? ट्री 2 हो सकता है कि हमें डेट को एज के साथ कंपेयर करें। वो कैसे कंपेयर करेगा? वो बोलेगा भाई अगर फॉर एग्ज़ाम्पल डेट जो है वो 1,30,000 से ज़्यादा हो, अगर है यस तो रिस्की है, ठीक, और अगर नहीं है तो भाई एज चेक करो। एज अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 35 से ज़्यादा है, अगर 35 से ज़्यादा है यस तो फॉर एग्ज़ाम्पल सेफ़ है, और अगर 35 से कम है तो रिस्की है। ये इस तरीके से आप समझ रहे हैं, मैं आपको सिर्फ लीनियर वे में री बना रहा हूँ, लेकिन ये नीचे जाएगा। अब डी को क्लासीफाई करें सर। डी का अगर हम देखें तो डेट जो है वो 1 लाख, मतलब 1,30,000 से ज़्यादा नहीं है, डेट तो हमारे पास 1 लाख है, तो सर ये तो सेफ़ है। फिर उसके बाद हम एज पे आ गए। एज जो है वो हमारे पास 38 है, ठीक है, 35 से ज़्यादा है, तो ये भी हमारे पास सेफ़ है। तो ट्री 2 क्या कहेगा सर? ट्री 2 बोलेगा भाई तुम सेफ़ हो। इसी तरीके से ट्री 3 भी आएगा। तो हम क्या करेंगे सर? ट्री 1, ट्री 2, टी 3, मान लीजिए इसी तरीके से हमने टी 3 भी किया और टी 3 फॉर एग्ज़ाम्पल रिस्की आ गया। अब क्या करेंगे? अब इसकी वोटिंग करेंगे। अब क्या करेंगे सर? वोटिंग करेंगे। वोटिंग मतलब सर ट्री 1, ट्री 2 और ट्री 3। हाँ भाई, ट्री 1 क्या है? सेफ़। ट्री 2 क्या है? सेफ़। टी 3 क्या है? रिस्की। तो रैंडम फॉरेस्ट क्या कहता है सर? मेजॉरिटी क्या है? मेजॉरिटी क्या है सर? मेजॉरिटी जो हमारे पास है वो है सेफ़, तो हम उस बंदे को लोन दे देंगे। तो बेटा दैट्स इट एज़ फार एज होल पॉइंट ऑफ दिस इस कंसर्न। हमने रैंडम फॉरेस्ट को भी देखा। रैंडम फॉरेस्ट क्या है सर? रैंडम फॉरेस्ट जो है वो हमारे पास डिसीजन ट्रीज़ हैं, और हमारे पास मतलब मल्टीपल डिसीजन ट्रीज़ हैं। अब अगर मैं इसकी फॉर एग्जांपल आपको समरी भी बनाऊँ ना, जो कि बिल्कुल आखिर में बना रहा हूँ, समरी अगर हम क्रिएट करें, समरी में क्या है सर? समरी में अगर हम देखें तो लीनियर रिग्रेशन क्या करता है? ये प्रेडिक्ट करता है हाउ मच नंबर, प्रेडिक्ट नंबर। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता है? ये प्रेडिक्ट करता है प्रोबेबिलिटी, यस और नो। डिसीजन ट्री क्या करता है सर? डिसीजन ट्री करता है इफ एल्स, ठीक है सर। एसवीएम क्या करता है? एसवीएम करता है एसवीएम आइडेंटिफाई वेक्टर्स, सपोर्ट वेक्टर्स। केएनएन क्या करता है? आइडेंटिफाई द नियरेस्ट नेबर, आइडेंटिफाई नियरेस्ट नेबर, और उस बंदे को मैच करके या तो लोन दे देगा या लोन नहीं देगा। सर रैंडम फॉरेस्ट क्या है? मल्टीपल डिसीजन ट्रीज, मल्टीपल डिसीजन ट्रीज, ठीक है बेटा। तो दैट्स इट एज फार एज द टाइप्स ऑफ द मशीन लर्निंग इज कंसर्न। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।